नमस्कार, मैं विनीत कुमार नाइस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हिंदी विषय को लेकर आपकी जो वर्णमाला का टॉपिक चल रहा था उसकी आज फाइनल वीडियो लेकर आया हूं। आज हम वर्णमाला के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ लिया था स्वरों और व्यंजनों का विभाजन पढ़ा था हमने। स्वरों का विभाजन अलग अलग तरीके से पढ़ा था, जैसे कि कंठ पढ़े थे, ओष्ठ वगैरह करके पढ़े थे। उसके अलावा अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर करके पढ़े थे। समव्रत, विव्रत, अर्धसमव्रत और विव्रत करके पढ़े थे। यानी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है हिंदी में, अगला हिंदी वर्णमाला का ही टॉपिक है, घोषत्व के आधार पर। टॉपिक है घोषत्व के आधार पर स्वर विभाजन। पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर स्वर विभाजन। देखिए, घोष एक वर्ण आया इसमें, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, यानी कि दूसरी वीडियो में मैंने बताया था, प्राणत्व में प्राण लिया था तो वायु ली थी, और आज हम ले रहे हैं घोषत्व। तो घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन। अगर प्रश्न पूछ ले नॉर्मल की घोष का क्या अर्थ है, तो सीधा सीधा आप बता दोगे कि जो हमारी स्वर तंत्री होती हैं। स्वर तंत्री का मतलब जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिनसे हमारी ध्वनि पैदा होती है। यानी नॉर्मल भाषा में हम, जैसे गांव की भाषा में आपने कभी देखा होगा, पपैया बोल देते हैं, जैसे वो मैं बात कर रहा हूँ, गाँव की बात कर रहा हूँ। तो उसी को हम कह सकते हैं स्वर तंत्रियाँ। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन। अब यहाँ पे हम दो तरह से बांटते हैं। एक सघोष कहेंगे, जिसको सघोष कह दो या केवल घोष भी कह सकते हैं, और दूसरे को हम कहेंगे अघोष। अघोष, अघोष, सघोष। सघोष अघोष हम दो तरह से पढ़ते हैं। सा का मतलब होता है साथ, और आ का मतलब होता है बिना। बिना यानी रहित, अलग। तो जहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो सघोष, और जहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वहाँ अघोष कहलाता है। जहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन हो वहाँ सघोष, और जहाँ ना हो वहाँ अघोष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सभी स्वर। देखिए, वहाँ मैंने लिखा था सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और यहाँ मैं लिखा रहा हूँ सभी स्वर सघोष होते हैं या घोष होते हैं। आगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। आगे बात करें अघोष में। अब देखिए, स्वर सभी यहाँ आ गए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सभी यहाँ आने के बाद इसी में आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। इसी में आता है आपके अंतस्थ व्यंजन की मैं बात यहाँ पर कर सकता हूँ। अंतस्थ व्यंजन, और इसी में साथ में बात कर सकता हूँ मैं है की। इसी में बात कर सकता हूँ है की। यानी ये सब क्या कहलाते हैं? ये सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और है, ये सब आ जाते हैं। अब बात करूँगा मैं अघोष। जो रह गया वो यहाँ रख दो। कैसे? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप एक याद कर लो, अल्प प्राण से एक याद कर लो आप सघोष अघोष से, जो शेष रह जाता है वो दूसरे में आ जाता है। कैसे? देखिए, स्वर सभी आ गए तो बात स्वरों से तो समाप्त हो गई। यहाँ बात करें हम प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण।
तृतीय वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका यहाँ आ जाता है। इसके अलावा स आ जाते हैं आपके, तीनों स आ जाते हैं आपके यहाँ। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका होता है अघोष। तृतीय वर्ग का पहला दूसरा तीनों स अघोष कहलाते हैं। ये है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी कि घोषत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन। ये टॉपिक आपका घोषत्व के आधार पर कंप्लीट। देखिए इसको दो तरह से बांटा था, सघोष और अघोष। चलिए अब बात करेंगे हम कुछ अलग बातों के बारे में। नेक्स्ट मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ चलिए, अब मैं बात करूँगा यहाँ आपसे 4 संयुक्त स्वर के बारे में, और दूसरी मैं बात करूँगा आपसे 4 संयुक्त व्यंजनों के बारे में। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ आपसे 4 संयुक्त स्वर। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके, ए, ऐ, ओ और औ। अभी छोटी छोटी बातें हैं आपके लिए जो मैं लिखा रहा हूँ, ए, ऐ, ओ और औ। आपको मैंने बताया था जहाँ ए और या आ के साथ ई या ऐ जुड़ जाएगा वहाँ ए बनेगा। जहाँ ए या आ के साथ ए या ऐ जुड़ेगा वहाँ ऐ बनेगा। जहाँ ए या आ के साथ ऊ या औ जुड़ेगा वहाँ ओ बनेगा। और जहाँ ए या आ के साथ ओ या औ जुड़ेगा वहाँ औ बनेगा। ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए ए एक मात्रा के रूप में आता, मैंने उस दिन बताया था। ये बात करता है किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा में, ये 2 मात्रा में, ये ओ की मात्रा और ये आपकी औ की मात्रा। इस तरह से ये आपसे बात करता है। ये कहलाते हैं हमारे 4 संयुक्त स्वर। जिसमें हम बात करें पहले और तीसरे के बारे में, अगर मैं बात करूं, पहले को और तीसरे को हम गुण संधि में पढ़ेंगे, और बात करें दूसरे और चौथे की तो हम इसको वृद्धि संधि में पढ़ते हैं। पहले और तीसरे की मैं बात करूं, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तो इनकी बात अगर मैं करूं तो ये हम आगे जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर रहा हूं मैं चार संयुक्त व्यंजन जो होते हैं आपके, उनके बारे में। कौन कौन से होते हैं, श, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 होते हैं। ये वाला किससे बनता है, आधे क के साथ पेट चिरा स्वर। अगर वर्ण आपस में जुड़ जाए तो ये क्ष बनता है। आधे तय के साथ रैप बढ़े तो ये बनता है। आधे जय के साथ आपका मैंने एक वर्ण बनाया था यहाँ, जो कि च वर्ग का अंतिम वर्ण है, स्र में बड़ा स और र। ये होता है आपके हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली दिमाग से सोचने वाली बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन अपने साथ आ स्वर रखता है, उसके साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ इस हलंत का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहाँ ये लगेगा उस वर्ण से
स्वर को अलग कर देता है, जो उसके साथ स्वर होता है। जैसे मैं लिख दूँ कै, तो यहाँ का मतलब कै अब तक सस्वर व्यंजन है, तो कै का मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसका मतलब है कि इसने इसका स्वर अलग कर दिया। ये व्यंजन है स्वर रहित, इसे कहेंगे स्वर रहित व्यंजन, इसे कहेंगे सस्वर व्यंजन। ये अलग हो गया आपका। उसी तरह से जैसे का है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या ये इस तरह लिखना सही है? तो सही है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि गलत हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। आधा कै प्लस आधा से और ए के साथ हम इसको लिख सकते, सेम स्थिति आपकी यहाँ से चारों में बन सकती है। ठीक है, समझ रहे होंगे। यानी कि इसी तरह आप इसको आधा रह कर आगे ए लिख दो, ए आगे लिख दो, ए आगे लिख दो। ठीक है, चलिए अब अगली बात हम पढ़ेंगे। नॉर्मल बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी, जो एग्ज़ाम में आ जाती हैं एक एक नंबर में। अब बात करेंगे हम वर्ण विच्छेद के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक वर्ण विच्छेद, इसको हम संधि में रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। संधि इसी के आधार पर पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा। कैसे? देखिए, इसका मतलब होगा आपको एक शब्द देगा, उस शब्द से आपसे पूछेगा कि दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद करिए। मतलब है उस दिए गए वर्ण से उसके अलग अलग खंड कर देने हैं, कैसे वो लिखा गया है, उसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, इन सब के बारे में। जैसे मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, एक शब्द मैंने लिखा कमल, इस कमल में क्या क्या शामिल है मैं आपको लिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, पहले वर्ण क्या है, इसमें कै है, कै वर्ण आया। अब मैं इसके नीचे हलंत देने के बाद आगे इसका ए लिख सकता हूँ, ये हुआ कै, अब तक कै। फिर दूसरा वर्ण ले रहा हूँ मैं लिखा, उसका ए आगे लिख दिया, फिर लिखा ले, उसका वर्ण आगे लिख दिया। ये अब आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, या वर्ण विच्छेदन भी हम इसको कह सकते हैं, ये कहलाता है। उसी तरह मैं दूसरा वर्ण अगर लूँ यहाँ ज्ञान, देखिए ज्ञान बनाए, जरा सोचिए दिमाग से, ज्ञान में क्या बनेगा। हाँ देखिए क्या बनेगा, पहला वर्ण है इसमें ज्ञ, आ मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका आ अलग ले रहा हूँ। देखिए पहला वर्ण है ज्ञ, ज्ञ के साथ है ज्ञ का ज्ञ किससे बनता है? ये वाला आधा जय और ये से बनता है, लेकिन यहाँ मैं ध्यान दूँ तो ये के साथ ही तो आ जुड़ा है, अब आ नहीं है, आ है, तो इसका हलंत करने के बाद में इसका आ आगे लिखूँगा, आधा जय आधा ये और आ, ये ए नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये इस तरह मुड़ जाता है, पूरा घुमा होता है, ये बोलते हैं। आ प्लस न के साथ ए। उसी तरह क्षत्रिय लिखें, जैसे क्षत्रिय लिखा होता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय में आप देखें पहला वर्ण श है, तो श में क्या शामिल है? आधा कै और पेट चिरा से शामिल है। ठीक है, षटकोण वाला से बोलते हैं इसको। अब दूसरे पर त्रय है, और त्रय पे रे पे मात्रा लगी हुई है, तय रे और ई की मात्रा। तो पहले आधा तय है, फिर रे आधा है और रे पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, देखिए, और उसके बाद है यह, और यह के साथ है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है हमारा वर्ण का विच्छेदन, जिसे कहेंगे हम वर्ण विच्छेदन, वर्ण विच्छेदन। ठीक है, वर्णों का विच्छेदन, वर्ण विच्छेद बोलते हैं इसको। इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट, अब आता है बात, देखिए कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे आपसे कह देता है वर्णमाला में कौन सा वर्ण लुंठित है, कौन सा वर्ण लुंठित है? रे, रे वर्ण को हम लुंठित कहते हैं। लुंठित का मतलब होता है लुढ़कने जैसा। लुढ़कने का मतलब, देखिए लुंठित की अगर परिभाषा पूछेगा, ये बनेगी कि जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है, झटके से नीचे गिरती है, वहाँ लुंठित है रे।
नहीं, इसमें सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया। देखिए लुंठित लिखेंगे हम। लुंठित होता है आपका रै, रै का मतलब, लुंठित का मतलब होता है कपाना, कंपन। थोड़ी सॉरी मिस्टेक हो गई, थोड़ा दिमाग से निकल गई बात। हाँ, लुंठित होता है हमारा रै, इसका मतलब होता है जब हमारी जीभ कपकपाती है, कंपन पैदा होता है जीभ में, तो वो है रै। एक होता है आपका, इसी को हम एक नाम और कहते हैं प्रकंपी, प्रकंपी भी हम इसको कह सकते हैं। एक होता है पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब होता है लय। देखिए इसका मतलब, लय का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको लिखाया पीछे दूसरी वीडियो में आया था। ये हमारा एक तालव्य व्यंजन है जिसमें जीभ जो है वो दांतों की जड़ में जाती है। तो जब ये जीभ उठकर दांतों पर यानी कि तालव्य पर टकराती है तो वहाँ कुछ क्षण के लिए ये रुक जाती है, और इसके साथ आने वाली वायु, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखेंगे कि पार्श्विक में लय के साथ आने वाले वायु जीभ के निचले भाग से निकल कर आती है, क्योंकि जीभ ऊपर तालव्य से जुड़ जाती है और वायु को निकलने के लिए स्थान कहाँ से मिलता है, दोनों तरफ साइडों से। इस तरह साइडों से निकल कर आती है और जीभ ऊपर लगी होती है तालव्य से, ये कहलाता है पार्श्विक। इसके अलावा एक होता है आगत ध्वनि, या जिसे हम अलिजीव्य भी कहते हैं, जीव्य, अलिजीव्य भी कहते हैं जिसको हम। ये होते हैं हमारे आगत ध्वनि का के नीचे आपका नुक्ता होगा, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे और फा के नीचे। ये सब में हम आगत ध्वनि या अलिजीव्य भी इसको नाम से जानते हैं। अगर पूछ ले अलिजीव्य कौन से हैं तो वो है आपके क, ख, ग, जा और फ। आगे इसी में बात मैंने आपको एक और लिखाया था, उत्क्षिप्त या द्विगुण क्यों कहते हैं। देखिए उत्क्षिप्त या द्विगुण मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, अड़ और अड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे सदैव बीच में या अंत में ही किया जाता है, आरंभ में इनका प्रयोग नहीं कर सकते, आरंभ में प्रयोग नहीं जी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर लिख देता हूँ एक सवाल, जैसे आपने लिखा डमरू, मान लीजिए मैंने आपको लिखा डमरू, तो जब आप डमरू लिखोगे तो डमरू के नीचे डे नहीं, डे के नीचे बिंदी नहीं है, नुक्ता नहीं, तो ये आरंभ में आया है इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे बिंदी का। लेकिन जैसे ही ये बीच में आएगा, जैसे मेढक, देखिए जैसे ढ लिखा जाता है उसके नीचे बिंदी आ जाती है। जैसे मैं उदाहरण करूं झगड़ा, अंत में आया है तो लगभग बिंदी 90% में लग जाती है लास्ट में। उसी तरह से जैसे पढ़ाई, लेकिन अगर इसी तौर पर मैं लिखूं ढक्कन, तो ढक्कन के नीचे बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पर बिंदी, लेकिन यहाँ पर बिंदी है। यानी जहाँ भी प्रयोग कहाँ होगा, बीच या अंत में ही इनका प्रयोग करेंगे, और कहीं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। बीच में या अंत में इनका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग कभी भी आप कहाँ पर नहीं करेंगे, शुरू में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ मैं आपसे आगे। एक शब्द है आपके लिए युक्ताक्षर द्वित्व या व्यंजन या युग्मक, युग्मक ध्वनि। देखिए इस नाम को आप याद रखें, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से 4 ऑप्शन आपको देगा, पूछेगा कौन सा वर्ण द्वित्व है, कौन सा वर्ण द्वित्व है या युग्मक ध्वनि है, कौन सा वर्ण
युक्ताक्षर द्वित्व है या युग्मक ध्वनि, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ संयुक्त व्यंजन से ही बात कर रहे हैं, एक तरह से संयुक्त व्यंजन में ही हम बात कर रहे हैं एक तरह से। कैसे? सोचिए, देखिए, आपने कभी देखा होगा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है, एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है। तो उन आधे पूरे वर्णों में आपने देखा होगा कि कुछ में तो वर्ण आपके एक जैसे जुड़े होते हैं। एक जैसे का मतलब, जैसे बिल्ली अगर मैं कहूँ तो बिल्ली में दो बार लय, आधा लय और पूरा लय, तो ये दोनों एक जैसे हैं, समान हैं, आपस में दोनों जुड़े हैं। अगर मैं दूसरा वर्ण लूँ बाल्टी, तो बाल्टी में लय आया और ट आया, ये अपने आप से न जुड़कर लय किसी दूसरे से जुड़ा है। तो ये हमारे जो संयुक्त हैं इनमें दो भागों में बांट दिया है, एक युक्ताक्षर द्वित्व या युग्मक ध्वनि में, और एक कहलाता है आपका दूसरा व्यंजन गुच्छ। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी इसकी? दूसरे की बनेगी व्यंजन गुच्छ में। देखिए कैसे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब संयुक्त स्वयं से ही मेल करे, समझिए, जब संयुक्त स्वयं से ही मेल करे तो वहाँ युक्ताक्षर द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहलाता है। मतलब जैसे मैंने बिल्ली का उदाहरण आपको दिया था, यानी कि जब भी संयुक्त व्यंजन अपने आप से ही मेल करे वहाँ आप क्या कहेंगे? वहाँ द्वित्व कहलाएगा। जैसे दिल्ली, जैसे उल्लू, जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, ये सब क्या है? एक तरह से आपके द्वित्व कहलाएंगे। तो आपको यहाँ चार ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा दिए गए चार में कौन द्वित्व नहीं है या कौन द्वित्व है। अब यहाँ क्या, इसकी एकदम परिभाषा जो है वो बदल जाएगी। जब संयुक्त अन्य से मेल करे, अन्य से मेल करे, अन्य से मेल करे का मतलब हो गया कि जब संयुक्त होगा वर्ण तो वो अपने आप ना होकर किसी दूसरे से मेल कर रहा होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था बाल्टी, ठीक है। उसी तरह जैसे आप लिखेंगे, देखिए ज्योति लिखा, जैसे मैंने एक वर्ण ज्योति, ये आपका हो गया, अलग हो गया, ये अलग हो गया। उसी तरह जैसे मैं एक लिख देता हूँ आपके लिए महत्व, तो त्व में आप देखिए दूसरा डिफरेंट जुड़ा है। तो मतलब ये बनता है कि जब आपका समान मेल करेगा, समान मेल करेगा, समान मेल करेगा तो द्वित्व कहलाएगा, और जब असमान मेल करेगा तो वो व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। ये थे हिंदी में दो युक्ताक्षर और द्वित्व क्या होते हैं। चलिए अब इसी में लिखेंगे हम आगे। दो में से एक नाम और लिख रहा हूं। देखिए बद्धाक्षर क्या होता है और मुक्ताक्षर क्या होता है। दो वर्ण और हैं आपके। एक बद्धा अक्षर क्या होता है, ये अक्षर के भेद है, मान लीजिए जैसे कि अक्षर के भेद, एक बद्धाक्षर और एक मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। तो बद्धाक्षर क्या होता है और मुक्ताक्षर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। देखिए बद्धाक्षर क्या है, किस शब्द को हम बद्धाक्षर कहेंगे, मतलब कहने का ये है वो कौन सा शब्द है जिसे हम बद्धाक्षर कहेंगे, वो कौन सा शब्द है जिसे हम मुक्ताक्षर कहेंगे। तो देखिए बद्धाक्षर क्या होता है, बद्धाक्षर है जिस वर्ण में, यानी कि जिस वर्ण, जो वर्ण होगा अंतिम वर्ण की मैं बात कर रहा हूँ, जिस शब्द का अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण हलंत युक्त हो, हलंत युक्त हो, हलंत युक्त हो, वो बद्धाक्षर कहलाता है। हलंत युक्त का मतलब समझ गए। जब आप देखेंगे, जैसे उदाहरण आपने कभी सन लिखा देखा है तो ऐसे लिखा जाता है, परिषद आप ऐसे लिख सकते हैं,
जगत ऐसे लिखते हैं। ये सब क्या है, ये दो तरह से आपके आते हैं। तो जिनके अंतिम ध्वनि वो क्या है, हलंत युक्त है। हलंत का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर क्या है, अब ए शामिल नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। इसके साथ, इन तीनों के साथ, न, द और तय के साथ कोई स्वर नहीं। चलिए दूसरा लिखा मैंने मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर। बस इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर ए नहीं था और यहाँ पर ए शामिल है। मतलब क्या है, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि स्वर हो, अंतिम ध्वनि स्वर हो, मतलब कहने का क्या है, बस जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं, अब देख कैसे, मान लीजिए ये जितने भी शब्द लिखे हैं ना इसमें, ये सब भी क्या है, मुक्ताक्षर है, क्योंकि इन सब के अंत में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई स्वर है। इसमें ए स्वर है, इसमें ओ स्वर है, इसमें ई स्वर है, इसमें ए है, इसमें ई है, ए है और ओ है, यानी कहीं ना कहीं इनमें स्वर है। तो जैसे मैं आपको कुछ भी नॉर्मल शब्द लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखें कि चलिए जैसे कुत्ता ही लिख देता हूँ मैं एक शब्द, कुत्ता, आ स्वर है इसमें लास्ट में। उसी तरह जैसे और सैकड़ों शब्द हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपका यही लिख दे रहा हूँ, जिन ही लिख दे रहा हूँ, इसमें लास्ट में है। अर्थ लिखा, अर्थ के लास्ट में थ है, तो यानी यहाँ पर क्या है, ये सब पूरे पूरे वर्ण हैं। तो पूरे पूरे वर्ण होने का मतलब है कि वो सब कैसे हैं, वो सब मुक्ताक्षर है, कुछ भी हो सकता है, मुक्ताक्षर कुछ भी हो, ठीक है। ये सब आपके यहाँ आ जाते हैं। अब क्या है, बात करें हम अगला टॉपिक, इसी में छोटी सी बात, मात्रा के आधार पर मात्रा की बात करूँगा मैं। छोटी सी एक टॉपिक है मात्रा। हिंदी की मात्रा, हमारी हिंदी में जो लिखा जाता है, जितने भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हिंदी के किसी भी अध्याय में, पैराग्राफ में, उसमें जितने भी 150, 300, 400, 500 शब्द लिखे होते हैं, उन शब्दों पर सब पर मात्रा लगी होती है। तो उन मात्राओं में सभी जो मात्रा होती है वो स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती, आपने देखा होगा। तो बात यहाँ कर रहे हैं कि हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ये टॉपिक है। देखिए स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर हमारे 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे क्या होते हैं, ये 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं हमारी, देखिए अगर मैं ए की बात करूँ तो क्या आपने अलग से कहीं कोई ए की मात्रा लिखी देखिए, नहीं। ए की मात्रा अंतिम वर्ण में अपने आप ही शामिल होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के साथ ये शामिल रहता है। तो ये एक मात्रा, ये तो हमारी ख़त्म हो जाती है, इसकी कोई मात्रा भी नहीं होती, कोई पहचान भी नहीं होती। पहचान यहाँ से शुरू होती है मात्राओं की। तो अब कितनी मात्राएं बची आपकी, 10। अगर पूछे कि हिंदी में कितनी मात्राएं, हिंदी में मात्राएं, हिंदी में मात्रा होती हैं 10। कैसे, आ की मात्रा एक इस तरह का खड़ा जो है वो खड़ी पाई होती है, ये इधर से लगी होती है वर्ण के ऊपर, ये आपकी इधर से लगी होती है वर्ण के ऊपर, ये इस तरह लगती है और ये इस तरह लगती है, ये किसी वर्ण के नीचे इस तरह लग जाती है, ये एक मात्रा के रूप में, ये 2 मात्रा के रूप में आती है, ये एक मात्रा इस तरह होती है और ये 2 मात्रा इस तरह होती है। जैसे उदाहरण के लिए पर लिखा मैंने, जैसे यहाँ लिख दूँ मैं का होता, उसमें लिखी की, इधर लिखा की, इधर लिखा कु, इधर लिखा कु, इधर लिखेंगे क्रय, इधर लिखेंगे के, इधर लिखेंगे कय, इधर लिखेंगे को, इधर लिखेंगे कौ। चलिए समझ गए होंगे सभी लोग। ये हमारी होती है हिंदी में 10 मात्राएं। कुल कितनी मात्रा हिंदी में होती है हमारी, ये 10 मात्राएं होती हैं। ये है हमारा हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक। इसके अलावा इसी में एक बात आती है आपकी वर्णमाला में, मैं लिखा दे रहा हूँ।
बलाघात। बलाघात क्या होता है, देखिए गौर करिए, बलाघात क्या होता है। बलाघात देखिए, बलाघात का मतलब होता है जब हिंदी में जो मैंने 10 मात्रा लिखाई हैं, इन मात्राओं पर एक जोर देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या किसी वर्ण पर जोर पड़ता है। जोर पड़ने में क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। बलाघात का मतलब होता है शब्द पर, यानी कि शब्द का मतलब आप लिखें मात्रा पर, शब्द न लिखकर आप लिखें मात्रा पर जोर। मात्रा पर जोर, मात्रा पर जोर देना वो क्या कहलाता है, बलाघात। ये 3 तरह का होता है। कितने भेद होते हैं बलाघात के? 3। एक वर्ण बलाघात, दूसरा होता है शब्द बलाघात, और तीसरा होता है वाक्य बलाघात। तीन तरह से ये होता है। पहला जिसे लिखेंगे वर्ण बलाघात, दूसरे को शब्द बलाघात और तीसरे को वाक्य बलाघात। देखिए वर्ण बलाघात का मतलब होता है मात्रा पर जोर, जहाँ एक ही मात्रा पर जोर दिया जाएगा और जोर देने से उसका अर्थ बदल जाए। जहाँ किसी एक मात्रा पर जोर देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। जैसे अभी मैं लिखूं, अभी मैंने लिखा जैसे कुल और कूल, 2 लिखे, मात्रा ने परिवर्तन कर दिया, एक मात्रा पर जोर दिया, कुल धीरे से बोला, कूल खींचकर बोला, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। यहाँ अर्थ बना परिवार और यहाँ बना किनारा। जी देखिए गौर करिए, जहाँ मात्रा पर जोर देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, जहाँ मात्रा पर जोर देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ वर्ण बलाघात होता है। दूसरे की मैं बात करूँ, वर्ण शब्द बलाघात। देखिए शब्द बलाघात का मतलब क्या है, जहाँ पहले से ही एक शब्द आपका जोर देने वाला है, उस पर और जोर दे दिया हो। मतलब जैसे बावजूद, ठीक है, पर, बावजूद, पर के साथ भी जोड़ देना, शब्द बलाघात बन जाता है। जैसे मेरे मना करने के बावजूद तुमने ऐसा किया, ये एक मैंने वाक्य बोल दिया साधारण सा, मेरे मना करने के बावजूद तुमने ऐसा किया। तो यहाँ बावजूद शब्द ने पहले से ही जोर दे दिया है, शब्द को जोर कर दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना था, मना कर दी। लेकिन अगर उसमें फिर भी मैं भी जोड़ दूँ, मेरे बावजूद भी, तो वहाँ डबल हो जाता है, दुगना जोर हो जाता है, जो कि गलत है। करना क्या है, केवल एक बार ही जोड़ देना। या तो मेरे मना करने पर भी, वो भी आपका गलत हो जाएगा, या मेरे मना करने पर या बावजूद, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप करेंगे, भी को इसके साथ। इसमें क्या आ जाता है, इसमें भी ये शब्द कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ वाक्य में क्या बनेगा कि मान लीजिए कोई काम पहले कभी ना हुआ और आज हो जाए अचानक, ऐसा कोई वाक्य, वो शब्द बलाघात में आ जाता है। जैसे मैं आज खेला, मैं आज खेला, इसका मतलब क्या है, यहाँ सेंस लगाएं, आप दिमाग से सोचें। आज खेला मतलब आज खेला, शायद पहले कभी ना खेला हूँ या कुछ समय पहले खेला हूँ और बीच में गैप लग गया हो समय का, उस समय नहीं आया। तो जहाँ ऐसे अर्थ में अगर वाक्य आए, जैसे मुझे आज 10 रुपये मिले, मान लीजिए मैंने लिखा, तो आज मिले, इसका मतलब शायद वो कह रहा है आज मिले, कल नहीं मिले थे, परसों नहीं मिले थे, उससे 4 दिन पहले तक नहीं मिले थे, आगे भी पता नहीं कल मिले या ना मिले। तो जहाँ इस तरह के वाक्य आ जाएं कि आज मिले, कल का पता नहीं, या कल हुआ था नहीं हुआ था, तो वहाँ शब्द जो है वो कैसा बन जाता है, वाक्य बलाघात में बन जाता है। ठीक है, तो आज वर्णमाला से हम विदा ले रहे हैं। आप ये आपका टॉपिक लास्ट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
आपका वर्णमाला का जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है 3 वीडियो में, यानी कि 3 भाग में आपका ये कंप्लीट हुआ है। अब जो नई वीडियो आपकी मिलेगी, नया टॉपिक होगा, नई बातें होंगी, नए तरह से हम पढ़ेंगे। अब आगे हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसको देखते हैं कि क्या पढ़ें कि कुछ अच्छा सा बन जाए आपके लिए। हम पहले उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जहाँ से हिंदी में ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। और मैंने आपको पहली वीडियो में जैसे बताया था कि हमारा टॉपिक ऐसा है जिसे हम कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं, आसान है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भाषा यही है हिंदी। जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी हिंदी एक भाषा है, वो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी अगर हम बोलने के तरीक़ों को सुधार कर चलें तो हमारी हिंदी ज़्यादातर तो यहीं से कंप्लीट हो जाती है। और बड़ा आसान टॉपिक है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं हमारे किसी एग्ज़ाम में तो हम 40 तक अटैम्प्ट कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरिट में आने के हमारे चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, देखते रहें मेरी वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में करें ताकि वो भी देख सकें। ठीक है, नमस्कार, मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।